वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से UAE के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात के बारे में। अबू धाबी में मुलाकात हुई। इसके दौरान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका तरक्याती अहदाफ पर जोर, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शेख मोहम्मद बिन जायद ने सदर आसिफ जरदारी का कसरुल बहर में पुरतपाक खैर मकदम किया। UAE सदर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग की कोशिशों को सराहा। जामे इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे को मुआशी ताल्लुकात में संग-ए-मील करार दिया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अमन के फ़रोग के लिए मुकालमे और सिफारती हल की अहमियत पर इत्तिफाक। सदर UAE ने कहा, UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की मौजूदा रुकनियत UAE से ताउन के नए मौक़े फराहम करती है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने मजहबी हम आहंगी और इस्लामी बरादरी की बुनियाद पर इलाकाई ताउन के फ़रोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा बाहमी ताउन से एक महफूज, तरक्की याफ्ता, मुस्तहकम खित्ता कायम कर सकती है। ईरानी सदर का हालिया वाक़यात में इस्लामी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अमन पर मबनी किसी भी मुनसिफाना अमल के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद पर जोर देते हुए ईरान के खिलाफ किसी भी जाहिरियत को नाकाबिले कबूल करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि KP हुकूमत ने ऑपरेशन रिलीफ के लिए 4 अरब रुपए नोटिफिकेशन के जरिए जारी किए। सुहेल आफरीदी कहते हैं, मुझे नहीं पता, इनकी हुकूमत में अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं और इनको नहीं पता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दे मुझे पता ही नहीं चला। नोटिफिकेशन हाजिर है, 4 अरब की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ, मलबा फौज पर डाल दो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नोटिफिकेशन की कॉपी भी शेयर की। तीरा और मीरानशाह नकल मकानी का फौज से कोई ताल्लुक नहीं। इन इलाकों में किसी ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नकल मकानी सूबाई हुकूमत और TTP मुआहदे के बाद शुरू हुई। बर्फबारी में लोग कम सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। KP हुकूमत नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ऐसे ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को भत्ता देती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर और दीगर कबाइल हर सर्दी में कम सर्द इलाकों की तरफ नकल मकानी करते हैं। भी वैलीज हैं अफगान सरात के साथ साथ, जिसमें मीरनशाह भी है, तीरा भी है। वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। लोग जहाँ पे बर्फ नहीं होती, सर्दी कम होती है, उन इलाकों में चले जाते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, वो TTP के पास के माइग्रेशन स्टार्ट होनी है, फिर सूबाई हुकूमत को भी जाके मिले। TTP ने सूबाई हुकूमत के साथ कामयाब नेगोशिएशंस की। ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर और जो वहाँ पे तैनात है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। KP की हुकूमत सारे का सारा मलबा अपनी नाकामियों का फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई। यहाँ पे 12,000 एकड़ के ऊपर हेम्प काश्त होते हैं और उसका मुनाफा 30 से 35 लाख रुपया पर एकड़ है। उसके डिविडेंड वो वहाँ पे जो सियासी लोग हैं या उनकी जेब में जाते हैं या TTP की जेब में जाते हैं। ऑफिशियल गेजेटियर 1880 में लिखता है कि अफरीदीज हैं और अकाखेल हैं, सर्दियों में डिसेंड करके दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं, गर्मियों में ये वापस सीरा के इलाके में आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बात समझ आ रही है कि 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इन लोगों को अपनी भट्टी का ईंधन बनाना है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। गोल प्लाजा साहने पर सिंध हुकूमत और MQM में बयानबाजी। फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। शर्जील मेमन ने कह दिया, इस्लामाबाद पुलिस बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर से इस्तीफे का मुतालबा किया।
शर्जील मेमन ने जवाब दिया, फारूक सत्तार और मैं दोनों इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। वजीर आला सिंध, मेयर कराची, वजीर इत्तला तीनों मुस्तफी हों। जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ी मैं उससे इस्तीफा देता हूँ, जिस हल्के से फारूक सत्तार ने इलेक्शन लड़ी वो उससे इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन करा देते। सिक्योरिटी विथड्रॉ करके आपने कहा कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे। लिए अगर इस्लामाबाद से पुलिस मंगवानी है मंगवा ले, जिन जिन की इंटाइटलमेंट है उन सबके पास पुलिस की स्क्वाड और पुलिस नफरी है। सबूत दे रहे अपने अमल से कि आप ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है, खुद कराची को वफाक की तरफ धकेल रहे हैं। और इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें फारूक सत्तार ही कर सकते। फारूक सत्तार साहब की बात को संजीदा आप ना लें, उनके एक दिन एक बात करती है, दूसरे दिन दूसरी बात करती है, इनका कुछ दीन ईमान नहीं है। सानह गुल प्लाजा पर कराची के बहादुराबाद मरकज में MQM पाकिस्तान का इजलास। डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की शिरकत। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत भी जारी है। हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राफे, बताइएगा कौन कौन इजलास में शरीक हुआ रहनुमा और अब तक क्या फैसला हुआ? देखिए, बहादुराबाद मरकज पर जो सानिया गुल प्लाजा के हवाले से MQM का इजलास हुआ है, उसमें सानिया गुल प्लाजा पर MQM की अगली हिकमत में अमली क्या होगी, इस पर गुफ्तगू की गई है। इजलास में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, MQM के मरकजी रहनुमाओं, अरकान कौमी सूबाई असम्बली, तंजीमी अहदेदारान और सोशल मीडिया की विंग ने शिरकत की थी। इजलास में सानिया गुल प्लाजा की मौजूदा सूरत हाल, सिंध हुकूमत के रवैये और जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। ज़राए का ये कहना है कि MQM ने मुतासरीन गुल प्लाजा के हुकूक के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला किया है, जबकि सानिया पर MQM आवाम के साथ खड़ी रहेगी और एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी, ये भी फैसला किया गया है। ये भी गौर किया गया है कि इजलास में हुकूमती बेहिसी और मुतासरीन को इंसाफ न देने पर एहतजाज भी किया जाएगा, जबकि MQM ज़राए का ये कहना है कि एहतजाजी हिकमत अमली के साथ साथ असम्बलियों में भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी और कानूनी चाराजोई पर भी गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वाक़े पर वफाक से भी बात करने और वफाक को अपना किरदार अदा करने के हवाले से दबाव बढ़ाने पर भी गौर हुआ है। तो MQM जो है वो अब एहतजाज, असम्बलियों में आवाज़ उठाने और कानूनी चाराजोई करके मुतासरीन को इंसाफ दिलाने पर भी गौर शुरू कर दिया है और आज के इजलास में इन चीज़ों पर मुशावरत हुई और जल्द ही MQM इस हवाले से अपना लाए अमल भी देगी। आपका शुक्रिया राफे तफसीलात के लिए। गुल प्लाजा की इमारत को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। DNA के जरिए मजीद 4 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। मजमूई तौर पर DNA के जरिए शनाख्त अफराद की तादाद 20 हो गई। शनाख्त होने वालों में हसाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, कौसर परवीन और मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा से 2 अफराद के खानदान ने राब्ता किया है। पुलिस की तस्दीक के बगैर हलाकतों में इजाफा नहीं कर सकते। इमारत को SBCA के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सिटी शोबा तफ्तीश के अफसरान ने गुल प्लाजा का तीनों इतराफ से जायजा लिया, स्केच तैयार किया। स्केच में दुकान नंबर 193 भी शामिल है। नक्शे के जरिए क्राइम सीन को मुकम्मल वाज़े करने की कोशिश की गई है। साने पर कायम कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद हमारा काम शुरू होगा। ऑपरेशन था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ये अभी एरिया सिक्योर करने जा रहे हैं। इसका फर्दर जो भी लाए अमल होगा वो फिर गवर्नमेंट एंड SBCA डिसाइड करेगी कि इसका क्या करना है। 2 हमारे पास लापता अफराद आए हैं। DNA हम मैच कर रहे हैं, कंफर्मेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली इतने दूर से आए हैं तो हम उनको वापस नहीं भेज सकते थे। हम इस तरह इजाफा नहीं कर सकते जब तक पुलिस वेरिफिकेशन ना आ जाए कि उनके जो प्यारे यहाँ पे जिनका वो दावा कर रहे हैं उनका अगर लोकेशन गुल प्लाजा आ जाता है तो उसके बाद हम ऐड करेंगे। हमने मुख्तलिफ एजेंसी से इस पे हेल्प ले रहे हैं। 5 साल गुजर गए, 8 अरब रुपए खर्च हो गए, लेकिन सिंध फॉरेंसिक लैब मुकम्मल ना हो सकी। मरकजी एपेक्स कमेटी मीटिंग में भी सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर बात हुई। नेशनल एक्शन प्लान कमेटी इस प्रोजेक्ट की माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब करती है। ARY न्यूज़ को हासिल होने वाले दस्तावेज से इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में सिंध की फॉरेंसिक लैब से मुतालिक सवालात हुए, जिसके बाद तय हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान कमेटी हर माह महकमा दाखिला सिंध से पेशरफ्त रिपोर्ट हासिल करेगी। एपेक्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और मीटिंग्स के बावजूद फॉरेंसिक लैब मुकम्मल ना हो सकी। 1 साल से काम भी रुका हुआ है। कराची में बल्दिया टाउन के 2 भाई अदनान और कामरान भी सानिया गुल प्लाजा के बाद से लापता हैं। अहले खाना तड़प रहे हैं, कहते हैं इंतजामिया आग नहीं बुझा सकी, जाने नहीं बचा सकी, हमारे प्यारों की लाशें तो जल्द तलाश कर दें। अफजल खान की रिपोर्ट। बल्दिया टाउन के रिहायशी 2 सगे भाई अदनान और कामरान भी सानह गुल प्लाजा के लापता अफराद में शामिल हैं। अदनान गुल प्लाजा में बर्तनों की दुकान पर काम करता था और उसका भाई कामरान फोटो फ्रेम की दुकान पर सेल्समैन था।
22 बरसों से दोनों भाई गुल प्लाजा में मुलाजमत करके अपनी 4 बहनों और बूढ़े वालिदैन की कफालत करते थे। वालिद हनीफ कैंसर में मुब्तला है। हमारे को हमारे बच्चे दे दे ताकि हमारे को तसल्ली हो जाए। मैं आऊँगा, सुबह आ जाऊँगा। छोटे वाले ने तो यही फ़ोन पे बात की हफ्ते की रात को, पता ही नहीं चला 11वां दिन हो गया, ना इनकी लाशें मिल रही है, ना कोई शनाख्त हो रही है। कवाइफ जमा करवाने और DNA के नमूने देने के बाद से बूढ़े और बीमार वालिदैन दोनों बेटों की लाशों को वसूल करने का इंतजार कर रहे हैं। साल सवा साल हुआ ये इनको, बस ये इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, वैसे इससे पहले तो नहीं था कुछ। सानहा गुल प्लाजा के बाद से अदनान और कामरान के घर में गम का सन्नाटा है। हुकूमत से मायूस लवाहिकीन ने अब खुदा से आस लगा दी है। सानहा गुल प्लाजा अपने पीछे दिलखराश कहानियां छोड़ गया है। लापता अफराद के वर्सा का पहला दुख ये भी है कि वो अपने प्यारों की लाशें वसूल करने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन नोमान शेख के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। सानहा गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पेशकश। कहा, लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट रिस्पॉन्स टाइम था। रेस्क्यू 1112 के DG खुद मुतासरा इमारत पहुंचे। रेस्क्यू 1112 के अहलकारों को शाबाश देती हूँ। कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो। दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज के साथ हम खड़े हैं। किसी किस्म की कोई भी सहूलत चाहिए होगी तो वो हम जरूर ऑफर करेंगे। 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, तकरीबन 300 लोग के अंदर ट्रैप थे। बहुत बड़ी बाही होने से अनिफ को बचा लिए। रेस्क्यू 1122 5 मिनट्स उनका रिस्पॉन्स टाइम था। सिटी कैमरास का हमें बहुत फायदा हुआ है। 3 लोगों की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली। जो 2 लोग वहाँ पर एम्प्लॉइज थे, इंश्योर करें कि 1-1 करोड़ रुपया जो होटल ओनर है कॉम्पनसेशन उनकी फैमिलीज को मिलनी चाहिए। कराची का जो माहौल बन गया है, शायद वज़ीर आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। बोले, सानहा गुल प्लाजा के बाद कराची की जो सूरत हाल है उस पर अब देखा जाना ज़रूरी है। MQM कराची को वफाक के हवाले करने की बात कर रही है, ये उनका जमहूरी हक है और वो राय हमवार करें। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इतना ही अहम होगा, लेकिन ये मामला इत्तफ़ाक़ राय के बगैर मुमकिन नहीं। कराची को वफाक के हवाले करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। सादा अक्सरियत से ये मुमकिन नहीं। मामला इस हद तक आन पहुंचा है कि शायद अब वज़ीर आज़म को इसमें मुदाखलत करनी पड़े, प्रेसिडेंट साहब को भी इसमें मुदाखलत करनी पड़े। जिस किस्म का ये माहौल बना हुआ है इसको अब रिजॉल्व होना चाहिए। एक राय MQM रख रहा है, उसे जमहूरी तौर पे ये हक हासिल है, उसको प्रोपागेट भी करें, लोगों को उसका कायल करें। और एक उन्होंने नई बात की है कि जी ये वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए। ठीक है, वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन उसके मुकाबल जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसे भी सुनना चाहिए, उसे भी मौका मिलना चाहिए। और फिर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मुज़ायका नहीं है, अमल हो सकता है। आइनी तौर पे मेरा जो प्रेमा फशाई मेरा ख्याल है कि ये कोई आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये कोई सादा अक्सरियत से होने वाला मसला तो नहीं है। दहशतगर्दी नासूर है, ख़त्म होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं KP हुकूमत अमन व अमान पर वफाक के साथ बैठने को तैयार है। 8 फरवरी की कॉल किसी सूरत वापस नहीं होगी। एक नासूर है, इसको हर सूरत ख़त्म करे। इतना सीरियस मसला है कि इस पर सियासत भी ना करे। सुहेल ने कहा है कि जो बात होगी मैं वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत जो है ना वो बातचीत करेगी, बैठेगी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे। खान साहब की फैमिली की खान साहब से मुलाकात ज़रूरी है। एटलीस्ट फैमिली के मुलाकातों पे तो कोई सियासत ना हो। 8 तारीख की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खान साहब की कॉल है और ये हम हर साल सिम्बॉलिक मनाते हैं कि इस पे हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलेगा। PTI वाले आखिर में अडियाला के बाहर थिएटर लगाने पर आ गए हैं। इन सब कुछ करके देख लिया, ज़िमनी इलेक्शन लड़े, इस्तीफे दिए, असम्बलियाँ तोड़ी, लॉन्ग मार्च किया, 26 नवंबर किया, 9 मई करके देख लिया। अब आ गए हैं आखिर में अडियाला के बाहर एक ठट्ठा और थिएटर लगाने पे। उसके अलावा बाई इलेक्शंस भी इन्होंने लड़के देख लिए, इस्तीफे भी दे के देख लिए, असेंबलियां तोड़ के देख ली, लॉन्ग मार्च करके देख लिया, 26 नवंबर करके देख लिया, 9 मई करके देख लिया। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलता रहेगा।
ब्रेकिंग न्यूज़ है। हुकूमत सिंध की जानिब से आटे की फ़ी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने आटे की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक फौरी होगा। अंजुम वहाब से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अंजुम, बताइए क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया? ये नोटिफिकेशन यही है कि रमजान से कबल ही आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ताकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आटा 8 रुपये फी किलो में महंगा नजर आ रहा है और इसमें 8 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये का थैला 10 किलो का थैला महंगा हो गया, जबकि आटे की रिटेल कीमत 107 रुपये फी किलो 10 किलो आटे की का थैला 1070 रुपये का होगा। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आटे की 1 मिल कीमत 104 रुपये फी किलो और 10 किलो का थैला 1040 रुपये का रखा गया है। कमिश्नर ने दिसंबर 2025 में आटे की कीमत 99 रुपये फी किलो मुकर्रर की थी और सरकारी गंदम जारी होने के बाद भी कीमतों में कमी के बजाय इनमें इजाफा कर दिया गया। रिटेल दुकानों पर लोगों को पहले ही 99 रुपये पर दस्तियाब नहीं था। मार्केट में आटा इस वक्त भी तकरीबन 125 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है और 10 किलो का थैला 1250 में है। तो पहली कीमतों पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जो नई कीमतें आई हैं इससे भी आटा इस वक्त तकरीबन 17 से 18 रुपये फी किलो महंगा हो रहा है। चक्की का आटा भी रिटेल में 140 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया आटे की कीमतों के ऊपर अमल दरामद कराने में हमें मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। अंजुम वहाब, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। भारत के अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी शरदा उगरा ने भारतीय क्रिकेट को ही क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहती हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर्स बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी वही करता है जो भारत कहता है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर हैरत नहीं हुई, जानती थी ऐसा ही फैसला आएगा। BCCI's influence over ICC is responsible for the predicament we're in. The ICC is basically just the Dubai office of the BCCI. You know that it runs with what the BCCI wants, and which is what we've seen that its executive board as well responds in the same manner. So that's not. I mean, I'm not at all surprised that this decision came to be. भारत से लड़ाई, बांग्लादेश के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। बांग्लादेश के सहाफ़ी T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से भी महरूम। आईसीसी ने बांग्लादेशी सहाफ़ियों के एग्रीडेशन भी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के तमाम जर्नलिस्ट का T20 वर्ल्ड कप में दाखिला खत्म कर दिया। वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश और भारत में ठन गई। आईसीसी का किरदार भी मुतनाज़े। बांग्लादेश की श्रीलंका में खेलने की दरखास्त मुस्तरद करने के बाद आईसीसी ने नया महाज खोल दिया। बांग्लादेशी सहाफियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के तमाम जर्नलिस्ट का T20 वर्ल्ड कप में दाखिला खत्म कर दिया। उनकी एप्लीकेशन एक्रेडिटेशन के लिए सबकी रिजेक्ट कर दी कि आपकी टीम नहीं है, लिहाजा आप आ नहीं सकते। और बांग्लादेश में काफी गमो गुस्सा है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है श्रीलंका और भारत में किसी बांग्लादेशी सहाफी को एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के 130 से 150 सहाफियों ने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया था। जिन सहाफियों को आईसीसी ने कंफर्मेशन की ईमेल की थी उनकी एक्रेडिटेशन भी मनसूख कर दी गई। देश में भी गमो गुस्सा बढ़ गया। आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप के मुकाबले भी न दिखाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने के बाद मामला बिगड़ा, जिस पर बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार किया और आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मेगा इवेंट में शामिल कर लिया। बांग्लादेश ने चिटागोंग में इंडियन इकोनॉमिक जोन मंसूबा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। भारतीय इकोनॉमिक जोन की जगह दिफाई सनती पार्क बनाया जाएगा। बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फैसला अथॉरिटी के गवर्निंग बोर्ड इजलास में किया गया। चिटागोंग में भारतीय इकोनॉमिक जोन के लिए जमीन का बड़ा रकबा मुख्तस किया गया था। चूंकि ये मंसूबे को मनसूख कर दिया गया, इसलिए जमीन को नए दिफाई सनती पार्क के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। मीशा शफी पर सोशल मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी हटाने की मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने कहा सेशन कोर्ट मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के हत्या इज्जत केस का फैसला करे। अदालत ने मजीद कहा फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से गुलकार अली जफर की साख को नुकसान पहुंच सकता है। हरजाने की अदायगी किसी की साख खराब करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को हिदायत की कि 30 रोज में केस का फैसला करे। मीशा शफी ने सेशन अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बयान देने पर पाबंदी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी, अपना नुक्ता नज़र बयान करना है। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है।
لاہور کے چلڈرن اسپتال میں بچوں کو زائد المیعاد دوائیں دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ میں انکشاف سامنے آ گیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے حسن حفیظ سے۔ حسن بتائیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ میں ہوش انکشافات ہوئے ہیں کہ چلڈرن ہسپتال میں زائد المیعاد ادویات بچوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اور انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسپیکشن ٹیم نے۔ رپورٹ کے مطابق او پی ڈی اور وارڈز میں زائد المیعاد ادویات انجیکشن پائے گئے۔ چلڈرن ہسپتال میں زائد المیعاد ادویات کو تلف کیا گیا، نامحفوظ طریقے سے اسٹور کیا گیا ہے۔ زائد المیعاد ادویات بچوں کی جان کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن مانیٹرنگ یونٹ کا وارڈ اور فارمیسسٹ کا آڈٹ کا حکم دے دیا ہے۔ بچوں کے علاج، ادویات کی فراہمی، صفائی عملے کی حاضری، سیکیورٹی نظام کی خامیاں بھی رپورٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ مریض ادویات نجی میڈیکل سٹور سے خرید رہے ہیں۔ بچوں کے لیبارٹری ٹیسٹ نجی لیبارٹری سے کروائے جا رہے ہیں۔ چلڈرن ہسپتال میں MRI مشین کی خرابی کے باعث ٹیسٹ ممکن ہی نہیں ہے، اور چلڈرن ہسپتال میں بچوں کے آپریشنز میں غیر معمولی تاخیر کی جا رہی ہے، اور تمام چیزیں جو ہے وہ رپورٹ میں شامل کی گئی ہیں، اور یہ سخت کارروائی عمل میں لانے کے لیے تمام جو ہے وہ اس کا آڈٹ کیا جائے گا، اور آڈٹ کے بعد جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے قطر میں میڈیکل لائسنس حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ قطری حکومت نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کی فیلوشپ تسلیم کر لی ہے۔ قطر نے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے لائسنسنگ کیٹیگری اپ گریڈ کر دی۔ اس فیصلے کے تحت سیکنڈ فیلوشپ یعنی سب اسپیشلٹی بھی منظور کر لی گئی ہے۔ قطر نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کی متعلقہ اہلیت اور تعلیمی معیار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا۔ پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے پرو میٹرک امتحانات کے استثناء پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر IMF سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، IMF پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتے میں تجاویز بھی طلب کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے ڈیووس فورم کے موقع پر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ریلیف پر بات کی۔ کرسٹالینا جارجیوا نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ سندھ نے یونیورسٹی روڈ پر BRT ریڈ لائن جون تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں بڑے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر منصوبوں کی لاگت میں نظر ثانی منظور کر لی گئی۔ کراچی موبیلٹی پروجیکٹ BRT یلو لائن کی لاگت بڑھا کر $62 کروڑ ہو گئی۔ ورلڈ بینک اضافی $12 کروڑ 50 لاکھ اور حکومت سندھ $1 کروڑ 80 لاکھ فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ 21 کلومیٹر طویل BRT یلو لائن دسمبر 2028 تک مکمل کی جائے۔ کراچی کی سڑکوں کی فوری تعمیر شروع کی جائے۔ کراچی کی کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شادمان ٹاؤن کلندریا چوک سے انڈا موڑ اور سخی حسن جانے والی مرکزی سڑک کی حالت انتہائی ابتر۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ۔ اڑتی دھول مٹی اور سڑکوں پر گڑھے، یہ مناظر ہیں شادمان ٹاؤن کے علاقے کلندریا چوک سے انڈا موڑ اور سخی حسن جانے والی کھڈوں میں تبدیل ہو چکی سڑک کے۔ گاڑی چلانے والوں کے لیے اس سڑک سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ پریشانی تو ہے، تکلیف تو ہے۔ اب میں اس پیچھے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، ایک فٹ مجھے اچھلنا پڑ رہا ہے یہاں پر۔ کلندریا چوک سے لے کے انڈا موڑ تک پورا روڈ برباد ہوا ہے۔ یہ 8-10 مہینے سے کوئی سنوائی نہیں، کہہ تھکے درخواستیں بھی دیں، کوئی سنوائی نہیں۔ شہری کہتے ہیں سڑک پر سفر کرنے سے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کمر اور جوڑوں کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب رہتے ہیں اور گورنر صاحب رہتے ہیں نام کے، وہاں پہ حالات اچھے رہتے ہیں کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے نا۔ لوڈ گاڑی ہوتی ہے، کلٹی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ایکسل روزانہ بنوانا پڑتا ہے گاڑی کو۔ بہت روڈیں خراب ہے، آگے پیچھے دیکھو بہت خراب ہے، کیا کرے حکومت کو کیا بولے، کبھی بنوا کے بھی نہیں دیتے۔ گزشتہ کئی سالوں سے سڑک کی خستہ حالی متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ کراچی کی یہ سڑکیں شہریوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہیں۔ شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ متعلقہ ادارے اب تو ہوش کے ناخن لیں۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ کراچی سے اہم خبر ہے، جس کے علاقے کورنگی سنگر چورنگی سے 3 لاوارث بچے ملے ہیں۔ بچوں نے بتایا ہے کہ وہ لاہور بھاٹی گیٹ اونچی گھاٹی پرانی سبزی منڈی کے پاس رہتے ہیں۔ والدین کے ساتھ ٹرین میں کراچی آئے تھے۔ سلمان لودھی سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ سلمان، کیا معاملہ ہے؟
دیکھیں کورنگی کراسنگ عوامی کالونی تھانے کے حدود سے 3 لاوارث بچے ملے ہیں. انہیں کوئی نامعلوم شخص لے کے جا رہا تھا. پولیس نے جب ایسی رینڈملی ان سے روکا تو وہ بچوں کو چھوڑ کے چلے گیا. بچی کی عمریں 8 سال 6 سال اور 3 سال ہے. تینوں یہ بہن بھائی ہیں. بچوں نے بتایا کہ لاہور سے وہ کراچی آئے تھے اپنے والدین کے ساتھ. اچانک یہ ان کی ٹرین چل پڑی اور یہ ٹرین سے نیچے اترے ہوئے تھے تو ان کے ماں باپ ٹرین کے ذریعے ہی چلے گئے. اب بچوں نے جو اپنا پتہ بتایا لاہور کا پھاٹی گیٹ بتایا اور پرانی سبزی منڈی کے قریب رہائشی بتایا. پولیس نے ان کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دی. ساتھ ہی تینوں بچوں کو ایڈی ویلفیئر چلڈرن کیئر منتقل کر دیا تاکہ وہ کہتے ہیں جب تک ان کے والدین نہیں آتے بچے ایڈی میں ہی رہیں گے. سلمان آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. منوڑا کے قریب ڈوبنے والے ماہی گیروں کی تلاش. پاک بحریہ کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے 5ویں روز بھی آپریشن جاری رکھا. پاک نیوی سیکنڈ فورس پروٹیکشن یونٹ نے 4 لاپتہ ماہی گیروں میں سے ایک کی لاش تلاش کر لی ہے. لاش سول انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی ہے. پاک بحریہ جدید آلات غوطہ اور بحری وسائل کی مدد سے لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے. ہیلی کاپٹر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی فرائی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. شہری رات گئے بھی من پسند گرما گرم مچھلی کا لطف اٹھا رہے ہیں. ہمارے نمائندگان مختلف فش پوائنٹس پر موجود ہیں. سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر جاوید اور وزیر آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے راشد چودھری نے. عامر پہلے آپ بتائیے سیالکوٹ میں کیسے شہری انجوائے کر رہے ہیں سرد موسم کو؟ کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف مچھلی پوائنٹس کا رخ اختیار کر لیا ہے. شہر کے ایک معروف مچھلی پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنی فیملیز کے ہمراہ مچھلی کھانے کے لیے آئی ہے. سردی کے موسم میں مچھلی نہ ہو یہ تو ناممکن ہے. غذائیت سے بھی بھرپور ہے, وٹامن سے بھی بھرپور ہے. آج سردی اور بارش کا موسم ہے اور اس کے بغیر تو آج مزہ نہیں. بارش اور سردی کا موسم ہو اور مچھلی نہ کھائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس وقت وزیر آباد کی فش مارکیٹ میں موجود ہوں. یہاں پر سردی کی شدت کے اضافے کے ساتھ ہی یہاں کی رونقیں جو ہیں بہت زیادہ بحال ہو جاتی ہیں. دوست آؤٹ آف سٹی تو آئے نے تے سوغات وزیر آباد دی جڑی مچھی ہے اس سردی دے موسم دے وچ تے بہترین مچھی ہے جڑی وزیر آباد دے وچ بنتی ہے. سردیوں میں فش سے بڑی تو سوغات کوئی نہیں اور یہ وزیر آباد کی مین سوغات ہے جی. یہاں کی مچھلی تیار کی ہوئی جو ہے نہ صرف یہاں شہر کے لوگ بلکہ دوسرے شہروں سے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں. برطانیہ میں طوفان چندرا نے متعدد علاقوں میں نظام زندگی مفلوج کر دیا. اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ کے ہوائی اڈوں پر پروازیں منسوخ. محکمہ موسمیات نے صورتحال مزید خراب ہونے کی پیشگوئی کر دی. تفصیل بتا رہے نمائندہ ARY نیوز زاہد نور. سال کا تیسرا طوفان جو ہے وہ برطانیہ سے آج صبح ٹکرایا ہے. طوفان چندرا کے باعث متحد جو شہر ہے وہ اس وقت وہاں پہ سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید بارش اور تیز ہواؤں کی وارننگ جاری کی گئی ہے. سیلاب کا خطرہ بدستور موجود ہے. ساؤتھ ویسٹ انگلینڈ ڈیون اور کارنول کے بعض حصوں میں شدید بارش کے باعث سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں. ناردرن آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے ہوائی اڈوں سے پروازیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی ہے اور کئی علاقوں میں اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں. ریسکیو ادارے الرٹ پر ہیں اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات کی گئی ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں بارش میں مزید اضافہ ہوگا اور موسم جو ہے وہ مزید خراب ہوگا جس سے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. جی کراچی میں آئی کیپ کے زیر اہتمام نیشنل فائنانس اولمپیاڈ کے گرینڈ فائنل کا انعقاد. ملک بھر سے تعلق رکھنے والے فائنانس پروفیشنل صنعتی رہنماؤں اور ماہرین تعلیم نے شرکت کی. صدر آئی کیپ سیف اللہ نے کارپوریٹ گورننس پائیداری اور قومی معاشی ترقی میں فائنانس سے تعلق رکھنے والے افراد کے بدلتے ہوئے کردار کو اجاگر کیا. پیشہ ورانہ برتری اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ قیادت کے فروغ کے لیے آئی کیپ کے عزم کی توثیق کی. تقریب میں میزان بینک لمیٹڈ کے بانی پارٹنر اور سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر عرفان صدیقی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. یونیلیور پاکستان کے ہیڈ آف کارپوریٹ فائنانس عبدالرحیم عباسی بھی شریک ہوئے. تقریب میں یادگاری شیلڈز بھی دی گئی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.